नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर जो इस विषय को देखने जा रहे हैं वो अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के बारे में आज हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आइए बात करते हैं अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों पर। और अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों की, तो हमें दिखाई देता है सामान्यतः कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार दिखाई देते हैं। तो सामान्यतः हमें अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार दिखाई देते हैं, याद रखना है आपको, 3 प्रकार दिखाई देते हैं। आज हम उन्हीं 3 प्रकारों पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कौन कौन से प्रमुख 3 प्रकार हैं जो अर्थव्यवस्था में हमको देखने को मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं कि पहला कौन सा प्रकार दिखाई देता है। तो आपको पहला जो प्रकार दिखाई देता है अर्थव्यवस्था का, वो है सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार। तो पहला हमको जो प्रकार दिखाई देता है, किस आधार पर? सरकारों की भूमिका के आधार पर दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। अगर हम इस आधार पर बात करें तो इस आधार पर भी अर्थव्यवस्था जो है आगे चल करके 3 भागों में विभाजित हो जाती है। अगर हम बात करें कौन कौन से, तो अगर इसके अंदर भी देखें तो पहला हमको दिखाई देता है एक क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? तो एक हमको दिखाई देता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी कौन सी, तो वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था। और अगर हम बात करें तीसरी की, तो तीसरी हमको दिखाई देती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये 3 तरह की जो हमको है अर्थव्यवस्थाएं दिखाई देती हैं, किसके आधार पर? सरकार की भूमिका के आधार पर। तो एक बार इसका मतलब भी समझ लीजिए कि सरकार की भूमिका का मतलब क्या होता है। सरकार की भूमिका का मतलब है कि जैसा कि आपको सभी को पता होगा कि दुनिया के सभी देशों में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई सरकार तो दिखाई देती है। अगर हम देखें कि दुनिया में जितने भी देश हैं वहाँ किसी न किसी तरह की कोई न कोई सरकार अवश्य दिखती है। तो वो जो सरकारें होती हैं वो सरकारें ही ये तय करती हैं कि उनके देश की अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है। तो सरकारें ही तय करती हैं कि उन्हें अपने देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था रखनी है। और अगर हम बात करें इस आधार पर, तो हमको 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। उसमें भी अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है पूंजीवादी और एक होती है क्या, समाजवादी। एक होती है क्या, पूंजीवादी, और एक होती है क्या, समाजवादी। पूंजीवादी को जिसको आप इंग्लिश में कैपिटलिस्ट बोलते हो, समाजवादी जिसको आप लोग इंग्लिश में सोशलिस्ट बोलते हो। तो पूंजीवादी, समाजवादी, और इन दोनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसे देश, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर सरकार ये तय करती है कि उनकी अर्थव्यवस्था की सभी गतिविधियों को प्राइवेट कंपनियां ही तय करेंगी, उन अर्थव्यवस्थाओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो याद रखना है क्या आपको कि ऐसे देश, मतलब ऐसे देश जहां पर सरकारें ये तय करती हैं कि वहां पर अर्थव्यवस्था के सभी कार्य, अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी गतिविधियां वो प्राइवेट या निजी लोगों के हाथों में होंगी, उस तरह की अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, और इसका सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। इस तरह के जो देश हैं वो किस में आते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम उदाहरण है। वहीं अगर हम बात करें समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसे देशों को कहते हैं जहां पर सारी आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? सरकार नियंत्रित करती है सभी अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को, कि क्या उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, किसे कितना हिस्सा मिलेगा, ये सब तय करने का अधिकार किसके पास होता है, सरकार के पास। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, समाजवादी। अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दे तो होता है मिश्रित। ये दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो मिश्रित। लेकिन पहले समाजवादी का उदाहरण भी समझ लीजिए आप लोग। समाजवादी का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे सामने रसिया। सबसे अच्छा उदाहरण उसका क्या है, रूस। तो यहाँ पर ये बातें भी समझ लिया हमने। अब थोड़ा सा पूंजीवाद और मिश्रित पर हम बाद में आते हैं। पहले हम लोग पूंजीवाद का मतलब समझ लेते हैं कि इसके लाभ और हानि को भी समझ लेते हैं। समाजवाद का भी लाभ और हानि होता है। तो पूंजीवाद का लाभ ये होता है कि ये जो होता है ये आपकी व्यक्तिगत योग्यता को बढ़ावा देने का मौका, बढ़ावा देता है। ध्यान रखेंगे कि पूंजीवाद ये मौका देता है कि आप अपनी योग्यता का भरपूर इस्तेमाल करिए और अधिक से अधिक पैसा कमाइए। तो ये आपको अमीर बनने की पूरी आज़ादी देता है। ये बोलता है कि आप अगर योग्य हैं तो आप जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, सरकार आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी। तो ये तो उसका फायदा हो गया। लेकिन अगर हानि की बात करें तो सरकार का कहना है कि हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, हम आपको बस बाहर से सहायता देंगे, जो भी करना है आपको करना है, अगर आप योग्य तो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक अर्थव्यवस्था में रहने वाले हर जितने भी नागरिक सभी एक समान योग्य तो नहीं हो सकते, तो जो अयोग्य हैं वो इस दौड़ में पिछड़ भी सकते हैं और सरकार उन्हें कोई भी सहायता करती हुई दिखाई नहीं देगी। तो अगर आप योग्य हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे, अगर आप अयोग्य हैं तो आप पिछड़ जाएंगे और सरकार आपकी सीधी तौर पे कोई सहायता करते हुए दिखाई नहीं देगी। सरकार का काम केवल वहां पर इतना होगा कि व्यापार जो हो रहा है, जो उद्योग में, अर्थव्यवस्था में जो काम हो रहा है वो सही तरीके से चले, ट्रांसपेरेंट तरीके से चले, कोई भ्रष्टाचार ना हो, कोई रोक रुकावट ना हो, ये सरकार का काम। लेकिन सरकार आपकी वहां पर डायरेक्ट कोई मदद करती हुई दिखाई नहीं देगी। वहां पर आपको खुद अपनी योग्यता बढ़ाना है, खुद ही आगे बढ़ना है। अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो सरकार आपको आगे ले जाने का कार्य करती हुई दिखाई नहीं देने वाली। वहीं अगर हम समाजवाद की बात करें तो सरकार वहां पर आपकी मदद करती हुई दिखाई देती है, लेकिन सरकार वहां पर आपको अधिक से अधिक पैसा कमाने से या अधिक से अधिक अमीर होने से भी रोकती है। मतलब वो इस चीज पर ध्यान रखती है कि कोई बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि कोई संसाधनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर ले और वो जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए और बाकी लोग पिछड़ जाए। तो ये ध्यान रखना है कि समाजवादी जो है
वहाँ पर सरकार सबकी मदद करती हुई तो दिखाई देती है, लेकिन सरकार वहाँ पर यह भी ध्यान रखती है कि संसाधनों का कोई एक व्यक्ति या एक से ज़्यादा व्यक्ति बहुत ज़्यादा उपयोग न कर लें। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास ही पर्याप्त संसाधन हो जाएं और बाकी लोगों के पास कुछ ना हो। लेकिन इसका हानि ही यही है कि वो जब सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है तो व्यक्ति जो होता है वो अपने आप की योग्यताओं को बढ़ाना छोड़ देता है, मतलब वो आलसी हो जाता है, कामचोर हो जाता है और ऐसी स्थिति में वो तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए ये इसकी एक कमी है जो हमको दिखाई देती है। तो पूंजीवाद के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं, समाजवाद के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक तरह से वो क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्रित। तो भारत इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का दुनिया में सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है भारत में आपको दिखाई देता है कि एक तरफ जहां सरकारी उद्योग भी दिखाई देते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ आपको प्राइवेट कंपनियां भी दिखाई देती हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं, आप किसी भी क्षेत्र को ले लें, उदाहरण के लिए अगर हम ले लें लौह इस्पात संयंत्रों का एग्जाम्पल, तो कई जैसे एक संगठन है भारत सरकार का सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये सरकार चला रही है इस संगठन को। वहीं पर ऐसे कई प्राइवेट स्टील कंपनियां भी हैं, जैसे जिंदल स्टील प्लांट, टाटा आयरन स्टील प्लांट, ये सब प्राइवेट कंपनियां चला रही। तो भारत सरकार ने तय किया है कि इसके यहाँ उद्योग को या अर्थव्यवस्था को चलाने का जिम्मेदारी सरकार की भी होगी और प्राइवेट लोगों की भी होगी। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था को हम लोग बोलते हैं क्या, मिश्रित, जहां पर एक तरफ पूंजी प्राइवेट कंपनियां भी दिखाई दें, सरकारी कंपनियां भी दिखाई दें, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी, आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वोत्तम उदाहरण क्या है हमारे सामने, भारत। तो ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हो गई। किस आधार पर, सरकारों की भूमिका, यानी कि सरकारें तय कर रही हैं। याद रखना कि सब कुछ कौन तय करता है, सरकार तय करती है। अर्थव्यवस्था में जो भी होता है वो किसकी मर्जी से होता है, सरकार की मर्जी से। तो भारत में प्राइवेट कंपनियां भी होंगी और सरकारी कंपनियां भी होंगी। ये किसने तय किया है, सरकारों ने तय किया है। तो याद रखना होगा। तो एक आधार तो ये हो गया, एक मतलब अर्थव्यवस्था का एक प्रकार तो ये हो गया। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के दूसरे तरीके के, तो अर्थव्यवस्था का जो दूसरा तरीका हमको दिखाई देता है वो है विकास की स्थिति के आधार पर। किस स्थिति के आधार पर, अलग अलग देशों में विकास की क्या स्थिति है, उस आधार पर हमको एक और प्रकार दिखाई देता है अर्थव्यवस्था का। अगर इस आधार पर हम बात करें अर्थव्यवस्था के, तो इसमें भी 3 प्रकार दिखाई देते हैं। पहले तो आपको विकास का मतलब पता होना चाहिए। विकास शब्द या जिसको डेवलपमेंट वर्ड आप बोलते हो, ग्रोथ बोल सकते हो, इस शब्द का सामान्य अर्थ है कि किसी देश में वहां पर रहने वाले लोगों को जो जीवन जीने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं वो किस स्तर पर मिल पा रही हैं। यानी कि जीवन जीने की मूलभूत सुविधाएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सब चीजें क्या है, हमारे जीवन के लिए सबसे मूलभूत, सबसे आवश्यक चीजें हैं। तो किस दुनिया के जितने भी देश है उन सभी देशों में इनकी जो उपलब्धता है वो अलग अलग है। किसी देश के लोगों को ये पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और किसी देश में लोगों को ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विकास का मतलब है कि अलग अलग देशों में ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को किस तरह से मिल रही हैं। तो अगर हम इस आधार पर जब अर्थव्यवस्था को विभाजित करते हैं तो वहां पर भी हमको 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। एक दिखाई देती है अविकसित, एक दिखाई देता है विकासशील और एक दिखाई देता है विकसित। अविकसित जिसको इंग्लिश में अनडेवलप्ड बोलते हैं, विकासशील जिसको आप डेवलपिंग बोलते हैं और विकसित जिसको आप डेवलप्ड बोलते हैं। तो विकास की स्थिति यानी कि लोगों को सुविधाएं मिलने की स्थिति के आधार पर भी 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, अविकसित, विकासशील और विकसित। अविकसित का मतलब क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर लोगों को जीवन जीने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मिल ना रही हो या मिल रही हो तो बहुत कम मिल रही हो, ऐसे देशों को हम लोग क्या बोलते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। याद रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे देश जहां पर लोगों को जीवन जीने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं अभी भी न मिल पा रही, मतलब अभी भी वहां पर न तो सड़क हो, न तो रोटी हो, न कपड़ा, मकान, इस तरह की जो सामान्य शिक्षा, चिकित्सा, इस तरह की स्वच्छ जल, इन सब चीजों का अभी भी अगर अभाव है और अगर है भी तो बहुत कम मात्रा में है। तो इस तरह के देश किस श्रेणी में आते हैं, अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अफगानिस्तान ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, तो अफ्रीका के कई देश है वो किस श्रेणी में आते हैं, अविकसित श्रेणी में। अब इसके बाद हम अविकसित के बाद सीधा विकसित को समझ लेते हैं कि विकसित का मतलब क्या है, ऐसे देश जहां पर लोगों के पास जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी मूलभूत सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, जहां पर सबके पास सब कुछ हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित। तो एक होता है अविकसित जहां पर लोगों के पास कुछ नहीं है और एक होता है विकसित जहां पर लोगों के पास सब कुछ है। अब हर देश कभी न कभी अविकसित ही रहा होगा और जो आज देश विकसित हैं वो भी कभी न कभी अविकसित ही रहेंगे। तो अविकसित स्थिति से विकसित स्थिति की ओर पहुंचना का जो प्रयास करता है, ध्यान रखेंगे, अविकसित स्थिति से विकसित स्थिति की ओर पहुंचने का जो प्रयास करता है उस देश को हम लोग क्या बोलते हैं, विकासशील। तो यहाँ पर मैंने जो नाम बताए हैं आपको नाम ध्यान रखने होंगे कि क्या बताया मैंने, अविकसित अर्थव्यवस्था वाले देश, एक मैंने बताया है विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश, और एक है हमारे सामने विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश। ठीक, तो अविकसित का मतलब मैंने बताया कि ऐसे देश जहां पर लोगों को जीवन जीने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं न मिल पा रही हो तो वो क्या है, अविकसित। और जहां पर लोगों को जीवन जीने के लिए समस्त आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं वो है विकसित।
जहाँ पर न मिल रहा हो अविकसित, जहाँ पर लोगों को सब कुछ मिल रहा हो वो विकसित। जो अविकसित स्थिति से विकसित स्थिति की ओर जाने का प्रयास कर रहा हो वो क्या कहलाएगा? विकासशील। क्या कहलाएगा? विकासशील। तो ध्यान रखना है कि जहाँ पर लोगों के पास कुछ नहीं है वो अविकसित देश, जहाँ पर लोगों के पास सब कुछ है वो है विकसित देश। जो अविकसित से विकसित की ओर जाने के लिए प्रयास कर रहा है वो कहलाता है क्या? विकासशील। तो अगर इसका सबसे बेस्ट उदाहरण मैंने बता ही दिया कि अफ्रीका के देश हैं, इसके अलावा आपके पास कौन से देश हैं, इसके अलावा आपके भूटान, अफगानिस्तान जैसे देश हैं। विकसित का सबसे बेस्ट उदाहरण अमेरिका है, रसिया है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? विकसित की श्रेणी में आते हैं। विकासशील का सबसे बेस्ट उदाहरण है इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? विकासशील। ठीक है, तो ये एक विभाजन हो गया जिसको आपको याद रखना होगा। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले विभाजन पर। हमारा अगला विभाजन जो दिखाई देता है अर्थव्यवस्था का तीसरा विभाजन, वो है क्या? विश्व के देशों के साथ संबंधों के आधार पर। किस आधार पर बात करने वाले हम लोग? विश्व के देशों के साथ संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो इस आधार पर हम जब बात करते हैं तो हमको अर्थव्यवस्था के दो प्रकार दिखाई देते हैं। कितने प्रकार दिखाई देते हैं? दो। तो आपको ध्यान रखना है कि संबंधों के आधार पर दुनिया में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है बंद अर्थव्यवस्था, एक का नाम है बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी, और दूसरा होता है खुली अर्थव्यवस्था जिसको आप लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है हमको कि संबंधों के आधार पर दुनिया में जो देश हैं उनमें दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं दिखाई देंगी, एक बंद और एक खुली। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है ऐसे देश जिनका दुनिया के अधिकांश देशों के साथ किसी भी प्रकार का कोई व्यापारिक लेन देन नहीं होता है, या अगर होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है, तो ऐसे देशों को बंद अर्थव्यवस्था वाले देश कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें वर्तमान में जो हमारा उत्तर कोरिया है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि दुनिया के अधिकांश देशों के साथ उसका कोई व्यापारिक लेन देन नहीं है। साथ ही साथ इसका एक और अच्छा उदाहरण है भारत, जो कि 1990 के पहले तक का था। तो 1990 के पहले का भारत जो था वो भी एक बंद अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आता था, इसलिए उस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई दिखाई देती है। वहीं अगर हम बात करें खुली अर्थव्यवस्था, तो खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ऐसे देश जिनका दुनिया के अधिकांश देशों के साथ व्यापार हो और खुलकर हो रहा हो, मतलब बिना किसी प्रतिबंध का हो। तो याद रखेंगे ऐसे देश या ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनका दुनिया के अधिकांश देशों के साथ या अलग अलग देशों के साथ व्यापार हो रहा हो, वो अर्थव्यवस्थाएं क्या कहलाती है? हमारी खुली अर्थव्यवस्था। तो याद रखना है आपको कि ऐसे देश जिनका दुनिया के देशों के साथ व्यापार ना हो रहा वो क्या है? बंद अर्थव्यवस्था। और ऐसे देश जिनका दुनिया के लगभग सभी देशों के साथ व्यापार हो रहा हो वो क्या है? खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण मैंने बताया वर्तमान का उत्तर कोरिया, साथ ही साथ 1990 के पहले का भारत। खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण है वर्तमान भारत। वर्तमान भारत जो है वो खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। साथ ही साथ अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये जो इतने देश सुनते हैं आप लोग, ये सब किस में आते हैं? खुली अर्थव्यवस्था के उदाहरण। तो ये हमको दिखाई देता है कि जो देश बंद अर्थव्यवस्था वाले होते हैं प्राय वो अब पिछड़े हुए दिखाई देते हैं। जो भी देश आपको देखने को मिलेगा कि वो बंद अर्थव्यवस्था वाला देश है, प्रायः वो अविकसित या पिछड़ी हुई अवस्था में दिखाई देता है। इसलिए भारत भी 1990 के पहले उसकी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही कोई देश खुली अर्थव्यवस्था के सिस्टम को अपनाता है तो फिर वो देश जो है प्रगतिशील होता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि वर्तमान भारत 1990 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई देता है जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में बनाया। तो खुली अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है कि वो देश विकास की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो वर्तमान भारत और कई सारे देश जो यूरोप के हैं वो किस में आ रहे हैं? अभी खुली अर्थव्यवस्था में। तो ये जो आज हमने यहाँ पर देखा है ये तीन प्रकार अर्थव्यवस्था के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रकार हैं। क्या क्या मैंने बताया? तो वो ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था के सामान्यतः या प्रायः तीन प्रकार होते हैं। पहला मैंने बताया है कि सरकारों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं, और इस आधार पर मैंने बताया कि तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं। एक होती पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रित। वहीं अगर दूसरी बात करें तो दूसरी अर्थव्यवस्था का प्रकार बताया मैंने विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, और इस आधार पर भी अर्थव्यवस्थाओं के तीन प्रकार हमको दिखाई देते हैं। एक है विकसित, एक है विकासशील और तीसरा है विकसित। वहीं अगर हम बात करें दुनिया के अलग अलग देशों के साथ संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार, तो इस आधार पर भी दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। एक है बंद और एक है खुली। बंद मतलब जिनका दुनिया के साथ व्यापार ना हो रहा हो, खुली मतलब जिनका दुनिया के अधिकांश देशों के साथ क्या हो रहा हो? व्यापार हो रहा हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जानकारी आपके लिए, और इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।